So, today we will do our first chapter, that is organizing. Now, what is the meaning of organizing? ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज करने से बना ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे हम किन किन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे? हम देखेंगे कि जो हमने प्लान बनाया है उसको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। हम उन एक्टिविटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। जो सिमिलर नेचर के उनका एक ग्रुप बना लिया, फिर जो थोड़े डिफरेंट नेचर के उनका एक ग्रुप बना लिया। ऐसे ग्रुपिंग कर लेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। और इसके साथ ही हम इसमें क्या करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें जिन फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और जिन ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, हम उन सब को इकट्ठा करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया? इसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे और उनको कंप्लीट करवाने के लिए फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर पाएँ। क्लियर है मीनिंग? ओके। नाउ यहाँ पे आपको नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो इसमें क्या बोला उन्होंने कि अगर आपका स्कूल कोई स्पोर्ट्स डे या कोई एनुअल फंक्शन कंडक्ट करने जा रहा है, तो अब ये तो नहीं है कि प्लानिंग कर ली कि एनुअल फंक्शन कंडक्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसी दिन ही देख लेंगे हम जब एनुअल फंक्शन होगा। ऐसे तो नहीं ना होता, पहले हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेटर है उस एनुअल फंक्शन का, उसको सारा कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट को कौन सी ड्यूटी देनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। इसके लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग पर्सनस को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजिंग की ही प्रोसेस में आएगा, ऑर्गेनाइजिंग ही बोलेंगे इस सब को। क्लियर है एग्जाम्पल? नाउ वी विल डू ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में अभी मैंने आपको मीनिंग में भी बताया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करने के बाद एक्टिविटीज़ को जो जो हमें परफॉर्म करनी है, वर्क की डिवीज़न करेंगे। वर्क की डिवीज़न इस तरीके से की जाएगी कि किसी काम की डुप्लीकेसी ना हो, कोई एक काम दो बार रिपीट ना हो और कोई वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। कोई ऐसा ना हो कि कोई वर्क छूट जाए करने से और ऐसा ना हो कि कोई एक ही एक्टिविटी दो बार परफॉर्म हो रही हो। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिवीजन ऑफ वर्क। एक किसी बड़ी एक्टिविटी को, किसी बड़े काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक यूनिट है ना जो वर्क की, उसको जॉब कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा काम को। जैसे आपने देखो एग्जाम्पल से अगर बताऊं, बैंक्स में देखा होगा, एक पर्सन सिर्फ चेक इशू करने का काम कर रहा है, एक पर्सन सिर्फ डिपॉजिट्स ले रहा है, एक पर्सन है जो लोगों को दे रहा है कि जो पैसे लेने आते हैं उनको दे रहा होता है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने बनाए होते हैं ना, एक पर्सन सिर्फ एंट्री करने का काम करता है। तो उनको जो होल वर्क होता है वो डिवाइड किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में और हर एक यूनिट एक स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है करने के लिए। उस स्मॉल यूनिट को जॉब बोला जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब एक ही पर्सन बार बार सेम वर्क को, सेम स्मॉलर यूनिट को परफॉर्म करेगा, तो उससे उसके वर्क में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अगर एक पर्सन को हमने सिर्फ यही काम दिया हुआ है कि उसने एंट्री ही करनी है सिर्फ, तो उससे उसके वर्क में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा एफिशिएंसी से उस काम को कर पाएगा। अगर हम ऐसे करें, एक दिन उसको कोई काम दे दिया करने के लिए, एक दिन कोई दे दिया, एक दिन कोई दे दिया,
तो उसमें उतनी स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी जितनी तब आएगी अगर वो डेली बेसिस पे एक ही काम को रिपीट कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? नाउ सेकेंड पॉइंट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट वाले स्टेप में हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, कौन कौन सी हमें करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे हम वर्क को डिवाइड करेंगे स्मॉलर यूनिट्स में, वो भी हमने देख लिया। अब वो सारा करने के बाद ना हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, ठीक है? एक डिपार्टमेंट के अंदर सारी एक जैसी एक्टिविटीज़ रख दी, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सारी एक जैसी एक्टिविटीज़ रख दी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजीली कर सकें हम, मतलब सुपरवाइज चीज़ों को आसानी से किया जा सके। अब डिपार्टमेंट दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो फंक्शन के बेस पे, दूसरा डिवीज़न के बेस पे। जो फर्स्ट है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? फंक्शन के बेस पर इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाएगा। जैसे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए एक हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना लिया जो प्रोडक्शन का काम करेगा, एक हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लिया जो पैसे के लेन देन का सारा काम देखेगा, एक हमने परचेज डिपार्टमेंट बना लिया जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करके लेके आएगा, एक हमने एड डिपार्टमेंट बना लिया जो बने हुए प्रोडक्ट की ऐड करेगा। ऐसे हमने कई अलग अलग तरह से डिपार्टमेंट बना दिए। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, वो सिर्फ प्रोडक्शन के ही काम को देखेगा और उनका एक सुपरवाइजर बना दिया जाएगा, उनका एक हेड बना दिया जाएगा जो उनके नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं ना, उन सब के काम को देखेगा। ऐसे ही फाइनेंस वालों का एक हेड बना दिया जाएगा, फाइनेंस मैनेजर बना दिया जाएगा, वो अपने डिपार्टमेंट में जितना भी काम हो रहा है उस सारे को देखेगा, ठीक है? तो ये होता है फंक्शन के बेस पर डिपार्टमेंट्स बना देना अलग अलग। फिर सेकंड है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। कहीं आपने देखा होगा इतनी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं। जैसे मान लो उनका क्लॉक्स का भी बिजनेस है, वो क्लॉक भी मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही साथ वो गॉगल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और साथ ही साथ वो कोई और चीज़ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, वो डिविजन्स बनाई जाएंगी प्रोडक्ट के बेस पे, ना कि फंक्शन के बेस पे। जैसे एक डिवीजन हो गई वो क्लॉक मेकिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है वो सारे वही वाली डिवीजन करेंगे। फिर सेकंड जो डिवीजन बनाई गूगल से रिलेटेड जितने भी काम है वो सेकंड वाली डिवीजन करेंगे सारे। दोनों डिवीजन्स का एक एक हेड बना दिया, मैनेजर बना दिया, वो मैनेजर्स अपने अपने डिवीजन को देखेंगे। उन दोनों डिवीजन्स का आपस में कोई एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं होगा। पर फंक्शनल वाले में क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए सामान चाहिए होगा, तो वो परचेज डिपार्टमेंट से उसको मांगना पड़ेगा, इशू करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट्स का आपस में रिलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर उनमें कोऑर्डिनेशन होगा तभी सारा जो काम है, प्रोसेस है, वो स्मूथली चल पाएगी। जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए तो परचेज डिपार्टमेंट से उसको इशू करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो एक दूसरे को एज पर रिक्वायरमेंट सामान वगैरह देंगे ना। और फाइनेंस वाले से अगर परचेज डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे अच्छे से। फंक्शनल वाले में एक डिपार्टमेंट को दूसरे के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, पर डिविजनल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? दोनों अपने अपने काम को, अपने अपने प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देंगी दोनों डिविजन्स। क्लियर है सेकंड डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला पॉइंट? इज देयर एनी डाउट इन सेकंड पॉइंट? ओके, अभी थर्ड पॉइंट देखो। देखो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई भी कर लिया एक्टिविटीज़ को, उनको डिवाइड भी कर दिया जो वर्क था उसको स्मॉलर यूनिट्स में, फिर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बना दिए। अब सिर्फ डिपार्टमेंट्स बनाने से काम तो नहीं हो जाएगा ना। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने बना लिया, अभी हम सिर्फ आउटलाइनिंग तैयार कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि अभी हमने किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया है काम करने के लिए, अभी हम सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ऑर्गेनाइजिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम पर्सन्स को अपॉइंट करना स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह को, ठीक है? अभी हम सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को।
तो अब डिपार्टमेंट बना लिए, तो अब हम ड्यूटीज असाइन करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो पर्सन हम अपॉइंट करेंगे उनका ये काम रहेगा, उनको ये वाली ड्यूटी परफॉर्म करनी है। या फिर हमारा जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है उसमें इस पर्सन को हमने यहाँ पे इस वाली पोस्ट पे जिस पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे उसको ये वाली ड्यूटी देंगे करने के लिए, जिसको हम ये वाली पोस्ट पे अपॉइंट करेंगे उसको हम ये वाली ड्यूटी देंगे करने के लिए। ऐसे हम ड्यूटीज असाइन करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा। और ड्यूटी हम कैसे असाइन करेंगे, एक डॉक्यूमेंट होता है उस पर लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर टाइप के एम्प्लॉय को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस लेवल पे काम कर रहा है उसको ये वाली ड्यूटी परफॉर्म करवानी है, उसने ये वाली ड्यूटी परफॉर्म करनी है। जिस डॉक्यूमेंट पे ऐसा सब लिखा होता है उस डॉक्यूमेंट को जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन वाला डॉक्यूमेंट होता है ये बताता है इस जॉब को करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी और क्या क्या अथॉरिटी मिलेगी इस जॉब को पूरा करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद हम ड्यूटीज असाइन कर देंगे सभी एम्प्लॉयज़ को। ड्यूटीज असाइन किस डॉक्यूमेंट के थ्रू की जाएगी, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। उसमें लिखा होता है कि इस जॉब पर जो पर्सन काम करेगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको इनको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेंगे जिसमें ड्यूटीज असाइन कर देंगे हम। थर्ड स्टेप क्लियर है? ओके। नाउ फोर्थ स्टेप, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ड्यूटीज़ भी असाइन कर दी हमने कि ये वाला पर्सन, ये वाला एम्प्लॉय ये वाला काम करेगा। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब कि एक होता है देखो सुपीरियर और एक होता है सबॉर्डिनेट। सुपीरियर होता है जिसके पास हाइयर अथॉरिटी होती है, जो काम करवाता है अपने नीचे वालों से। और सबॉर्डिनेट होते हैं जिनके पास अथॉरिटी कम होती है बहुत, ये अपने ऊपर वाला जो सुपीरियर होता है ना उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, उसको काम करके देते हैं ये। ठीक है, तो सुपीरियर अपर लेवल पे है और सबॉर्डिनेट उससे नीचे आता है। तो यहाँ पे बताया जाता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में कि किस सबॉर्डिनेट ने अपने काम के लिए किस सुपीरियर को रिपोर्ट करनी है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं उन्होंने किस पर्सन को रिपोर्ट करनी है अगर उनका काम कंप्लीट हो गया या उन्हें अपने काम को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनके काम से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है तो वो किस पर्सन को रिपोर्ट करें उसके लिए, ये यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा अब देखो, इसमें अब जब जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने काम को परफॉर्म करना है तो उसके लिए उनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना काम करने के लिए तो उसको थोड़ी हमें पावर भी देनी पड़ती है ताकि उस काम को वो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर उसको जितना उससे हमने काम करवाना है उसके लिए जितनी अथॉरिटी उसको देनी बनती है उतनी उसको अथॉरिटी दी जाएगी। और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा सबॉर्डिनेट किस सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। अब आपने प्रिंसिपल्स में आपको फ्योल के जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े वहाँ पे स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल देखा होगा आपने, पढ़ा था ना स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल। पर तो उसमें वो कैसे, वो ट्रायंगल से टाइप बना होता था ना, ओपन ट्रायंगल बनी होती थी एक। तो उसमें क्या था कि उसमें आपको लिखा हुआ था ABCD ऐसे करके कि जो A है वो किसको रिपोर्ट करेगा, B को, B C को करेगा ऐसे। तो उसी हियरार्की में रिपोर्ट की जाएगी। ठीक है, जो लोअर लेवल वाले हैं वो टॉप लेवल वालों को रिपोर्ट करेंगे अपने काम के लिए। फोर्थ स्टेप क्लियर है सबको? ये 4 स्टेप थे आपके ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के। फर्स्ट मैंने क्या बताया, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद हमने सेकंड काम क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड हमने क्या करना है, ड्यूटीज असाइन करनी है। फोर्थ फिर हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना। ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज के लिए रहेगा
इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग हम करते क्यों हैं, हम चीज़ों को क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्क को क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है हमें। तो अभी मैंने प्रोसेस में भी आपको बताया था, जब वर्क को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर यूनिट्स में, हर एक स्मॉलर यूनिट के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन फिक्स किया जाता है कि यही बंदा बार बार इस वर्क को परफॉर्म करेगा। तो उससे मैंने आपको क्या बताया था, कौन से वाला कंसेप्ट आ जाता है, स्पेशलाइजेशन वाला, एक्सपर्टाइज आ जाती है उस पर्सन की वहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, क्यों ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लिया जा सके। क्लियर है। सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब हमने जो लास्ट वाला पॉइंट किया ऑर्गेनाइजिंग में, उसमें क्या होता था, ये भी पता होता है हर पर्सन को, हम बता देते हैं कि किस पर्सन ने किसको रिपोर्ट करनी है। इसके अलावा सभी एम्प्लॉयज़ को हम ये भी बता देते हैं कि आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है, उनको अपने वर्क से रिलेटेड क्लैरिटी हो जाती है, उन्होंने क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करनी है। तो सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सेकेंड क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है हमने रिसोर्सेज का। जब हम पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखी है हमने ढंग से, और हमने चीज़ों को पहले से ही अच्छे से इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया कि कोई भी एक्टिविटी दो बार परफॉर्म ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, और कोई भी काम ऐसा ना छूट जाए कि जो बिना हुए रह जाए वो। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा, जब हम इन दोनों बातों का ध्यान रख रहे हैं कि कोई काम दो बार ना हो और कोई काम ऐसा ना रह जाए जो एक भी बार ना हो। तो क्लियर है थर्ड पॉइंट। उसके बाद है अडॉप्शन टू चेंज। अगर हमें कहीं पर चेंज करना पड़ जाता है, तो जब हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना, ऑर्गेनाइजेशन वाली प्रोसेस को जब हमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो हम चेंजेस इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने जो प्रोडक्ट बना रहे थे ना, उसका थोड़ा जो लुक है, फिजिकल लुक, उसको थोड़ी चेंज करनी है। तो हमें सिर्फ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, सिर्फ उस डिपार्टमेंट को ही चेंज करना पड़े, उसी में ही कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम जैसे कर रहे थे स्मूथली, उनका काम चलता रहेगा। सिर्फ एक डिपार्टमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे हमें सारा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ईजिली चेंजेस को अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में ही तो सिर्फ चेंज करना पड़ेगा ना, ओवरऑल तो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में देखो क्या था, कि अगर हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, जैसे मान लो कि हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंज करना है कुछ, जो हम पहले प्रोडक्ट बना रहे थे ना, हमें उसकी लुक चेंज करनी है, ठीक है, या फिर उसका फ्लेवर चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा हमें जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो उसके लिए सामान परचेज करके लेके आ रहा है, उसमें चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स में चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उन सारों का काम तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। उन्हें अपने काम में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक या दो डिपार्टमेंट जो रिलेट करते हैं चेंज से, उन्हीं को ही अपने आप में अडॉप्ट करना पड़ेगा चेंज को। बाकियों का काम स्मूथली चलता रहेगा, बाकियों को किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ये बताना चाह रही हूँ मैं फोर्थ पॉइंट में। तो चेंज को इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। समझ आया अब। ओके। फिफ्थ देखो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीज़ों को सुपरवाइज करना कह सकते हो, उनको देखना कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, मैनेजर बना दिया, प्रोडक्शन मैनेजर।
वो अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करेगा। फिर हमने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, वो अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करेगा। ऐसे ही हमने एड डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया, वो अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहा है। तो सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड है ना, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहे हैं। और एक जो ओवरऑल मैनेजर होगा, जो सभी डिपार्टमेंट्स को देख रहा होगा, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना ईजी हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन तो होगा ही होगा, तभी काम ढंग से चलेगा ना। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा फिर तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा स्मूथली। तो यहाँ पे जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें भी क्लैरिटी है, कोऑर्डिनेशन भी है डिपार्टमेंट्स में। तो ऐसे में सुपरवाइज करना चीज़ों को बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा और इजी भी रहेगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके। सिक्स पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब देखो, जब हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं और हमने वर्क को इस तरीके से डिवाइड किया है कि हर पर्सन को उसमें स्पेशलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है वो दिख रहा है, स्पेशल एक्सपर्टाइज हर पर्सन की है वहाँ पे। तो ऐसे में जब हमारे पास एक्सपर्ट हैं काम को करने वाले और प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है रिसोर्सेज का, तो ऐसे में बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है या बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं हम, तो ईजिली वो उसको हम अचीव कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू पॉसिबल है। सिक्स पॉइंट क्लियर है? ओके। लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल बोलते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस में भी बताया था कि अगर हमें काम करवाना है ना किसी से, तो उसको उस काम को कंप्लीट करने के लिए जितनी उसको अथॉरिटी देनी बनती है उतनी हम देंगे, ठीक है। अगर हमें किसी पर्सन से कोई जॉब परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए उसको पावर भी तो देनी पड़ेगी ना, जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। अब जैसे जो आपने देखा होगा बैंक्स में डिपॉजिट लेते हैं लोगों से, तो उसको पावर दी जाती है ना कि वो नोट्स को, उनके पास एक मशीन होती है उससे वो काउंट करें। अगर हम उनको ये पावर ही ना दें कि नोट्स को काउंट करने की, तो फिर तो घपला हो जाएगा ऐसे, उस वो अपनी जॉब को सही ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें जिन पर्सन्स को हमने कोई ना कोई जॉब दी है परफॉर्म करने के लिए, उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। और जब उन्हें अथॉरिटी दी जाएगी ना, तो उससे उनकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि हर पर्सन पावर चाहता है, अथॉरिटी चाहता है काम को करने के लिए। तो जब उसको मिल जाएगी तो उससे उसकी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। ये था इस लास्ट पॉइंट में। और इससे क्या होगा, अब जैसे मान लो कि जो सुपीरियर है उन्होंने अथॉरिटी दे दी अपने सबॉर्डिनेट्स को किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ पे जो सुपीरियर है ना उसका बर्डन हट जाएगा, उसका बर्डन कम हो जाएगा। और वो अपने माइंड को कुछ ऐसी जगहों पे लगा सकता है, जैसे कुछ ना कुछ इनोवेटिव उसने डेवलप करना है, कुछ ना कुछ नए मेथड्स काम को करने के लिए निकालने हैं, या कोई प्रोडक्टिव वर्क है, वहाँ पे वो अपने माइंड को यूज़ कर सकता है, अपने टाइम को यूज़ कर सकता है। तो इससे भी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट होगी और उस पर्सोनल की, उस पर्सन की भी डेवलपमेंट होगी। क्लियर है सेवंथ पॉइंट? सेवंथ पॉइंट क्लियर है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल वाला? ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे।